ये अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास और आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हो चुका हूँ। बहुत सारी ये डेवलपमेंट्स हो चुके हैं पिछले उसमें 24 घंटे में, जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी और पता था, एक्सपेक्टेड था जो बड़ा फैसला आया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े डिटेल के साथ, डिटेल मीन्स बड़ा प्रिसाइज, उन्होंने तमाम वो जो उसका ये टाइम ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है, उन्होंने दे दिया, बाकायदा बता दिया कि आपने किस दिन को नॉमिनेशन पेपर्स होने हैं, किस दिन स्क्रूटनी होनी है, किस दिन इसकी वोटिंग होनी है, और आपने इलेक्शन कराने हैं। पैसे कौन देगा, पुलिस कौन देगा, डिफेंस के लिए, आरओस के लिए, या आपकी फ़ौजी वो ड्यूटीज़ जो है वो किसने देनी है। सो उन्होंने अपना शेड्यूल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेट कर दिया। और इसमें मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई शक था कि ये फ़ैसला जो है इसी तरीके का ही आएगा। चाहे वो जो कंट्रोवर्सी हुई है वो 3 मेंबर बेंच पे हुई है, आप कह सकते हैं 3 मेंबर बेंच ने दिया है, या इसको 15 मेंबर्स को देना चाहिए था, 13 या 11 को देना चाहिए था। मेरा ये ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि अगर फुल कोर्ट भी होता जो हुकूमत की डिमांड थी, तो 19-20 फैसला इसी तरह का ही आना था। क्योंकि वही वाली बात है, कानून में कहीं पे कोई प्रोविजन नहीं थी। ये जजेस जो हैं वो कोई नया इसमें से कुछ निकालते और वो कहते नहीं ठीक है कि कानून में, आइन में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि हुकूमत कह रही है कि जहाँ हम यहाँ पे फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं, एक दिन चाहते हैं, ताकि किसी को एक उसका अनड्यू एडवांटेज ना मिलेगा। जिनकी पहले हुकूमतें बन जाएंगी वहाँ पे, ये केपी में या उस पंजाब में, तो जनरल इलेक्शन जब कौमी असम्बली पे होंगे तो उनके वज़ीर आला बैठे होंगे, वहाँ पर निगरान हुकूमत नहीं होगी, वहाँ पर केयर टेकर या उस पर वो न्यूट्रल हुकूमतें नहीं होंगी, लिहाजा उनको एडवांटेज होगा। और इसलिए हम जो है ना इसकी डेट जो है ना जनरल इलेक्शन के साथ हम इसको जोड़ रहे हैं या फिट कर रहे हैं। सो वो कानून में तो नहीं था। अगर वो ये काम करते सपोजली, तो उसके लिए बड़ी उन्हें मेरा ख्याल रीजनिंग ढूंढनी पड़ती, वही नज़रिया ज़रूरत के तहत उनको जाना पड़ता। नज़रिया ज़रूरत के तहत जी कुछ हो सकता था कि जनाब फ़ौजी नहीं है यहाँ पे, फिर पुलिस नहीं है, फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, आरओज़ नहीं है, ये नज़रिया ज़रूरत की ये वो चीज़ें थी जो फिर उनको जजेस को, जुडिशरी को, उनको आके ये आर्गूमेंट देना पड़ता। वो फिर क्यों देते, मेरा ये व्यू था, क्यों फिर जुडिशरी जो है, हुकूमत अगर इस वक्त नाकाम है, हुकूमत पॉपुलर नहीं है, हुकूमत को लगता है हम इलेक्शन हार जाएंगे, हम पंजाब में भी हारेंगे, केपी में भी हारेंगे, और इमरान खान साहब जो उनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन वो जीतेगी फॉर वट एवर रीज़न, जो भी रीजनिंग हो, तो उसका बर्डन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस क्यों उठाते? वाई शुड दे डू दैट? कि नहीं ठीक है जी कि खान साहब जो है उनको रोकने के लिए या उनको रास्ता रोकने के लिए जुडिशरी जो है वो रेडी है, और आप लोगों का पोलिटिकल जो एजेंडा है, अपने अपोनेंट्स को पोलिटिकली तौर पर परफॉर्मेंस के जरिए अगर आप नहीं हरा सकते, तो हम आपको फिर एक उस प्लेटफॉर्म देते हैं, आप जाएं और अपने उनको हराने की कोशिश करें। ये आर्गूमेंट था जो मेरा ख्याल है मुश्किल होता जजेस के लिए इसको सेल करना, बल्कि शायद अपने लिए वो मुश्किलात पैदा करते मेरा ख्याल है। और उस पर तनकीद आनी थी बहुत सारी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है माजी में उनको जस्टिस मुनीर साहब का फैसला जो है ये नज़रिया ज़रूरत वाला, आज तक उसको कोर्ट किया जाता है, आज तक उनके बारे में अच्छे अल्फाज नहीं यूज़ किए जाते। जिन्होंने भुट्टो साहब को दफ़ा 109 मतलब 109 में आज तक किसी को फांसी नहीं लगी थी, भुट्टो साहब को फांसी लगा दी जजेस ने नज़रिया ज़रूरत के तहत कि जनाब जनाब ज़ियाद साहब चाहते हैं हमने जज रहना है सुप्रीम कोर्ट में, हमने अपनी नौकरी करनी है तो हम ये काम करेंगे। उसके बाद बड़ा मतलब इतने बड़े फैसले नहीं हुए। फिर हमने देखा, अगरचे बाद में 2-3 दफ़ा चीज़ें हुई होंगी, पोलिटिकल तौर पर हुकूमतों को बहाल किया गया, ना किया गया, बेनज़ीर भुट्टो या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की वो अलहदा था, लेकिन ये 2 बड़े केसेस से नज़रिया ज़रूरत के तहत। तो और अदालतें डरती हैं अब थोड़ा सा कि हम नज़रिया ज़रूरत के तहत कोई ऐसी कोई रिवायत ना छोड़ दें जिसके बाद हमारे आने वाली नस्लें जो हैं, हमारे अबा अजदाद, ग्रैंड चिल्ड्रन किताबों में पढ़ते रहें, कानून में पढ़ते रहें, वीलाग्स में सुनते रहें कि आपके अब्बा हजूर, आपके दादा, आपके परदादा ने ना ये काम किया था, देखा उस वक्त यूँ ना करते तो यूँ करते, तो कानून के साथ खड़े होते तो आज बड़ा नाम होता। सो वो मेरा ख्याल जुडिशरी अब उस लेवल पर जाके ज़रा थोड़ी सी एहतियात करती होती, लेकिन इस एहतियात के बावजूद हुकूमतें हैं यहाँ पे, पावरफुल सर्कल्स हैं, इंसान हैं जुडिशरी के अंदर भी, जैसे हमने कहा बहुत सारी डिवीजन जो है वो आ चुके हैं। लिहाजा अब बहस इस बात पे है जिस पे आप मेरा ख्याल इंटरेस्टेड होंगे, मैं खुद भी इंटरेस्टेड था इसको डिस्कशन करने में, आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। आपके व्यूज़ भी आप ज़रूर अपने दिया करें इसमें कमेंट्स में। वो ये है कि अब क्या होगा, मतलब जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे बात सुनने को मिलती है, अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ। अब 2-3 रास्ते हैं हुकूमत के लिए। जो एक तो आपने देख लिया होगा, ये बड़ा सवाल ये है, मैं समझता हूँ इससे पहले उसमें अब क्या होगा, एक ये भी सोचा जा रहा है कि अब इसमें से इस पूरी जो लड़ाई जिस लेवल पे चली गई है, तो क्या शहबाज शरीफ साहब बचेंगे या सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस साहब हैं वो बचेंगे। मतलब जिस तरह का यहाँ पे उस पर लेवल ऑफ डिफेंस है कि हुकूमत ने जितना दबाव डाला, जितनी तकरीरें की, जितनी थ्रेट्स की, बुलिंग की, चीफ जस्टिस और उनको 2 साथी बुलिंग में नहीं है, फुल कोर्ट भी नहीं बनाया उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच भी बनाया, मर्जी के मुताबिक जो इंटरप्रटेशन उनकी थी उनके ख्याल में होनी चाहिए उन्होंने करके इलेक्शन का उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है। सो उनकी तरफ से तो ये काम हो गया है।
अब सवाल यह कि हुकूमत क्या करेगी, या इन दोनों में से मतलब शहबाज शरीफ साहब जाएंगे या ये बंदयाल साहब जाएंगे, जुडिशरी के अंदर जो डिवीजन है उसका फ़ायदा उठाया जाएगा, या काजी फैज़ ईसा साहब का जो आर्डर आया था उसको उन्होंने, आपने देख लिया होगा 6 जजेस ने उनको उन्होंने एक साइड पर कर दिया। सो वो लड़ाई एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ी जा रही है, एक पार्लियामेंट में लड़ी जा रही है, एक कैबिनेट में लड़ी जा रही है, एक मीडिया में ये हम लड़ रहे हैं, एक पब्लिक आप लोग हैं जो इस वक्त इसके स्टेक होल्डर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो आप लोग हैं, एक लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। सो मुख्तलिफ महाजों पर लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, हर एक की अपनी पसंद का बंदा अपनी पसंद की इंटरप्रटेशन अपनी पसंद के मुताबिक वो आगे रूलर चाहता है या लॉ चाहता है या जुडिशरी चाहता है। अब जो बड़ी बात है, जो मेन है कि कौन सर्वाइव करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है क्या वो सर्वाइव करेगी, चीफ जस्टिस साहब या सजाद अली शाह साहब वाला काम होगा, वो 97 वाली चीज़ें होंगी, 19-20 मिलते जुलते हालात वो हैं, या शहबाज शरीफ साहब जो हैं इनको यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरह डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा, इन पर भी कंटेम्प्ट लगेगी। 2 ही ऑप्शन रहेंगे ना इस वक्त। अब हुकूमत क्या कर सकती है, 2-3 ऑप्शन है हुकूमत के पास। एक तो यह है कि स्मूथ तरीके से चलने दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, अच्छा है बुरा है जैसा है, आपने मुल्क रखना है, आपने इदारे रखने हैं, हो सकता है बुरा फैसला आपको लगता हो, आपके नज़दीक सही फैसला ना हो, बहुत सारे लोगों को ना लगता हो कि पार्टीजियन है, बेस्ट है, हुकूमत की नहीं सुनी गई, फुल कोर्ट बेंच होना, मैं भी उनमें से हूँ वैसे कि फुल कोर्ट बेंच बनाने में कोई हर्ज नहीं थी, ताकि आप एतराज़ भी ना हो, और एक ज़्यादा एक ओपिनियन जो है उसकी जजेस की वो भी शामिल हो जाती। आज ये फैसला अगर आता 11-2 से आता या 7-5 से आता तो ज़्यादा इसकी इज़्ज़त होनी थी, ज़्यादा उसको इफेक्टिव होता, ज़्यादा इसकी इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते। एक चीज़ ये भी कही जाती होती है कि फ़ैसले इस तरह की अदालतें बाज़ दफ़ा कहती होती हैं कि जो इम्प्लीमेंट भी किए जा सके, ऐसा फैसला नहीं हो जाना चाहिए कि जो इम्प्लीमेंट ना, मसलन आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जनाब के इन्होंने कहा था कि अगले दिन जो है ना इलेक्शन करवाएं, इसके ये इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन करवाएं, 1 दिन का नोटिस दे दिया था, याद है आपको, आज तक नहीं हुआ, 4 महीने हो गए क्योंकि इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता था, इतने शॉर्ट नोटिस पे दे दिया आपने। सो बाज़ जजेस भी देखते हैं, जुडिशरी भी देखते हैं कौन सा ऐसा फैसला दे रहे हैं जो इंप्लीमेंट हो ताकि कोई उसकी वो हमारी प्रेस्टीज में हमारी रिस्पेक्ट में फ़र्क ना आए कि अगले आगे उस पर डिफेंस में ना उतरें, अगले मतलब कहें जी ठीक है तो इन्हें अदालत लगा दें, अगले कहें जी ठीक है जी हम नहीं करते, कर लें जो आपने करना है, जिस वक्त एटीट्यूड नज़र आ रहा है। तो क्योंकि जुडिशरी तो अपने उस पर चलते हैं ना, कहते हैं एक आपका ग्रैंजर होता है, एक आपका एक उसको क्या एक लफ्ज़ यूज़ करने में उसको आगे यूज़ करना चाह रहा हूँ, रोब दबदबा जो होता है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। एक हल्ला होता है कि यार ये बड़े पावरफुल इदारा है, बड़ा पावरफुल है, लोगों को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं, कंटेम्प्ट लग सकती है। सो लेकिन अगर आगे से लोग वो खड़े हो जाएं तो फिर वो बात तो नहीं रह जाती ना आपके लिए। सो ये भी एक कंसेप्ट है यहाँ पे कि आपने इस तरह की जजमेंट देनी है जो वो इम्प्लीमेंट होने वाले लॉ के तहत हो, लेकिन इम्प्लीमेंट होने वाले, एक ये कंसेप्ट है। दूसरा भी है, दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है जो इंग्लिश उसका भी है, लॉ का कंसेप्ट है, दुनिया भर में है कि आसमान गिरता है गिर जाए, आप अमल करवाएं, इस पे अपने जजमेंट पे अमल होना चाहिए, आपका काम मतलब कानून पे उस पे आइन पे अमल होना चाहिए, आपको इंसाफ करना चाहिए, आसमान गिरते गिरते हैं। याद है आपको इंडिया में एक कल्ट लीडर थे, उनको भी सज़ा दी गई थी, बड़े मशहूर थे, कोई पीर टाइप थे जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं, इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूँ, शायद इंडिया में हरियाणा में था समथिंग, अगर मैं ठीक, अगर मुझे मेरी मेमोरी मेरा साथ दे रही है तो बड़ा उनको सब ने कहा, उनको अदालत को जज ने कहा जिनको गिरफ्तार कर लें, जो अपने उन्होंने जो उनके डिवोटीज थे उनके साथ कोई उनकी खबरें आई थी जिस पर उनको सज़ा हुई थी, सब ने कहा जनाब इनके तो बहुत बड़ा कल्ट है, पीछे पड़ जाएंगे और यहाँ तो लोग मारे जाएंगे, यहाँ पे ये बलवे हो जाएंगे, तो दंगे होंगे, तो फसाद होंगे, लोग मालूम नकली मारे जाएँ। जज ने कहा जी मेरा काम फैसला देना था, मैंने दे दिया, बाकी काम पुलिस का जी अमल करें, और किया। आप और दंगे हुए, फायरिंग हुई, गोली चली, और उसमें अगर मैं गलत नहीं कह रहा 30-35 के करीब लोग मारे गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया, जेल में भेजे, शायद अभी भी जेल में रहते होंगे। सो कंसेप्ट है लॉ का कि आपने कानून पे किस तरह के अमल दरामद करनी है। सो सबसे पहले बेहतरीन तो मेरा ये ख्याल है हुकूमत जो है जिद छोड़े, फैसला आ गया, अपने इदारे अपने इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको कायम रखना चाहिए। लोग आते जाते रहते हैं, इनकी बेहुरमती उस तरीके से नहीं होनी चाहिए। आप अमल करें, इलेक्शन के अनाउंस कर दें, हार जीत होती रहती है, पहले भी कोई आपके कोई ब्राइट चांसेस नहीं है कि अक्टूबर में आप जीत जाएंगे और अभी जो इलेक्शन आप हार जाएं, होने दें। एक आपका जमहूरी प्रोसेस है, जमहूरी तरीके से चलने दें। इमरान खान साहब को लोग वोट देना चाहते हैं, उसमें पंजाब में KP में देने दें। आप इस तरीके से इधर उधर से कर करा कि अल्टीमेटली इसका जमहूरियत को भी नुकसान होगा, मुल्क को भी होगा, अनसर्टेनिटी भी रहेगी, डिस्टेबलाइजेशन भी रहेगी, वो किसी साइड पर नहीं जाएगी। बेस्ट ऑप्शन तो ये करना चाहिए। दूसरा आपने ये कि आपने कहा नहीं हम तो अमल नहीं करते, हम तो मानते नहीं है। उन्होंने कौमी असम्बली में भी कह दिया, कैबिनेट में भी कह दिया, वज़ीर आज़म ने कह दिया जी हम नहीं मानते इस फैसले को,
ये दूसरा आपका ऑप्शन है। अब इसमें क्या होगा, अदालत जो है वो मेरा ख्याल 10 तारीख तक वेट करेगी, 10 अप्रैल तक, जब उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि जनाब आएँ और सारी डिटेल दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को वहाँ से फंड भी नहीं मिलते, पैसे भी नहीं मिलते, फौज भी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। वो तो यही कुछ बताएंगे, सर मुझे तो कोई नहीं दे रहा। आप फिर क्या करेंगे? फिर आप ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आप बुलाएंगे, आप तशरीफ लें, उनको फिर अदालत में कहा जाएगा कि सारे इस पर इंप्लीमेंट करें। आप कहेंगे जी हम तो नहीं करते क्योंकि हम कह चुके। फिर आप पे तौहीन अदालत लगेगी। तौहीन अदालत का वही होगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का हुआ है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब ये डिस्क्वालीफाई होने के लिए तैयार हैं जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हो गए थे? फिर आप एक और, अगर आप उस जुडिशरी के अगेंस्ट खड़े होना चाहते हैं, फिर आपको एक और काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है कि फिर आप अपने 3-4 प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि फिर शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं, आप दूसरे दिन अगर इलेक्ट कर लें वज़ीर आज़म, उनको टाइम दिया जाता है, बुलाया जाता है, आप तशरीफ़ लें, उनको फिर आप वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो फिर जुडिशरी कितने इनको प्राइम मिनिस्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? साहब उनके अपने अंदर भी बहुत सारी डिवीजन है, बहुत अंदर भी उनके प्रॉब्लम है जो आपको लगता है। दूसरा तीसरा, आप जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको आ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपके नहीं है, वो इस वक्त पीटीआई के हैं। सो आप रेफरेंस भी नहीं भेज सकते, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब कह रहे थे जी 3 जज के खिलाफ रेफरेंस भेज देनी चाहिए हमारे पास। रेफरेंस भेजते हैं, सदर आगे रोक कर बैठ जाएंगे, वो नहीं भेजेंगे आगे, वो कोई एतराज़ कर सकते हैं। सो आप बहुत सारे महाजों पर फंसे हुए हैं इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट के साथ मामला ठीक नहीं है, सदर के साथ आपके ठीक नहीं है, वज़ीर आज़म के साथ आपके मामला ठीक नहीं। फिर तो वो कर लेना चाहिए था जो उन्होंने, अब उमर था ये बंदियाल साहब ने उन्हें ऑप्शन दिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के वो फैसले कर लें, आपस में तय कर लें, वो भी आपसे नहीं हो सकता। सो अब जो है वो सिचुएशन मेरा ख्याल है उस स्टेज पे चली गई है कि शहबाज शरीफ साहब या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जो उस वक्त नवाज शरीफ साहब और शहजाद अली शाह साहब के दरमियान हो, जो सिचुएशन वही हो चुकी है। अब इसमें से देखना ये है कि वो कहते हैं ना लास्ट लाफ किसकी होगी? क्या पार्लियामेंट इतनी पावर एक्सरसाइज कर सकेगी? अगरचे एस्टेब्लिशमेंट फौज का कहा जा रहा है वो उनके साथ खड़ी हुई है। इस वक्त इनका दाव पे लगा हुआ है सारा कुछ, पूरा पॉलिटिकल फ्यूचर लगा हुआ है, कुछ इनसे बन नहीं पा रहा। 1 साल बहुत बड़ा टाइम था इनके पास, कोई डिलीवर करते, कोई काम करते, इमरान खान साहब की क्रिज्मा को ख़त्म करने के लिए, लोगों को मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग करते। डॉलर आज फिर 288 तक चला गया है, तो वो आप उन मैनेज नहीं कर सके साल। हाँ, आप अपने केसेस मैनेज कर लिए, अपने करप्शन थी, अपने लॉस थे, चीज़ें थी, जमानतें थी, वो सारी मैनेज कर लें, लेकिन इकॉनमी मैनेज नहीं किया आपने। नहीं हुई आपसे, जहाँ आपकी नीयत नहीं थी, आपका ख्याल था हम अदालतों के जरिए या इधर उधर से मैनेज कर लेंगे और अपने नैरेटिव बना लें। दूसरी तरफ वो हमने सुना कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने माफ़ी मांगी है कि हमने जजेस को रिस्टोर करके बड़ा गलत काम किया था, हमें जजेस को जुडिशरी को रिस्टोर नहीं कराना चाहिए था, इफ्तिखार चौधरी साहब के भुगत रहे। लेकिन सर माजरत के साथ आपने अगर रिस्टोर करवाई थी तो बेनिफिशरी भी तो आप थे ना। फिर नवाज शरीफ साहब वो जो 10 साल बाद आकर उनकी सजाएं ख़त्म हुई और तीसरी दफ़ा वो दोबारा वज़ीर आज़म बन गए थे, तो वो उसी जुडिशरी की वजह से बने थे। अगर चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब बैठे रहते जरदारी साहब के लगाए हुए या मुशर्रफ साहब वाले, तो आपको तो फिर ये रहते नहीं मिलनी थी। सो आपने उस वक्त जुडिशरी की रेस्टोरेशन मूवमेंट चला के अपने लिए फ़ायदे लिए थे और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की राह हमवार हुई थी और बहुत सारे आपको पॉलिटिकल बेनिफिट हुए थे। सो आप जब भी खड़े होते, आज अगर आपकी जुडिशरी के साथ लड़ाई होगी तो इसके पीछे भी वही रीजनिंग है कि अब आपको पोलिटिकली तौर पर नुकसान होते लग रहा है कि अगर हमने इनको, अगर इमरान खान का रास्ता ना रोका, जुडिशरी के जरिए वो आ रहे हैं, वापस इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर हमारा कुछ नहीं बनेगा। सो इट्स ऑल बिजनेस। ये हमें ना बताएं कि आप शर्मिंदा हैं, अफसोस है, कोई अफसोस नहीं। उस वक्त फ़ायदा आपको नजर आ रहा था जुडिशरी के साथ खड़े होने में। अब गिलानी साहब जरदारी के खिलाफ अदालत भी पहुंच गए थे, काले कोट पहुंच के पहन के, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब। अब आपको अदालतों से लड़के, अब आपको फील होते हैं नहीं हम लड़के ये कर सकते हैं, अब लड़के लेना चाहते हैं। बहरहाल मेरा अभी भी ये ख्याल है कि लड़ाई को बढ़ाने की बजाय कोई नहीं, सियासत लंबे हुई रेस का घोड़े का काम होता है, कोई नहीं। आप फिर इमरान खान साहब को आने दें, ज़्यादा मैं उनके हामी नाराज़ हो जाएंगे, मुझे कोई उनसे उम्मीद नहीं कि इमरान खान साहब आएंगे और कोई उससे पहले से बेहतर हुकूमत कर लेंगे। वही टीम है, वही लोग हैं, वही इर्द गिर्द वाला काम है। 6 महीने में फिर वही सिचुएशन होगी जो खान साहब की पहले हो चुकी थी। सियासत को चलने दें, जमहूरियत को चलने दें, इदारे गलत अच्छे गुड बैड फैसले करते रहते हैं, इंसान भी करते रहते हैं। सो माई व्यू इज़ कि आप इस वक्त लड़ाई झगड़े में जाने की बजाय बेहतर ये है अपनी गवर्नेंस ठीक करें, अपने पॉलिटिकल अपने इश्यूज ठीक करें, अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें, लोगों का एतमाद विन करें। अभी भी टाइम है आपके पास। तो अदालतों से, कोर्ट से लड़ने की या उनको डिवाइड करने का मेरा नहीं ख्याल कि इसका अच्छा नतीजा निकलेगा। 2-4 वज़ीर आज़म अगर डिस्क्वालीफाई हो गए या चीफ जस्टिस साहब फारिग हो गए इन द प्रोसेस, तो ये कोई पाकिस्तान के लिए, हम लोगों के लिए, सब के लिए, आम लोग हमारे स्टेक्स हैं इसमें, ये अच्छा नहीं होगा। सो सैनिटी मस्ट प्रिवेल, सैनिटी को प्रिवेल करना चाहिए और इसका बेहतर हल निकालना चाहिए। ना चीफ जस्टिस साहब को फारिग कराना चाहिए, हुकूमतों को उसके अंदर जुडिशरी के अंदर बगावतें करा के, ना इनको जुडिशरी को ये प्राइम मिनिस्टर जो है उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए जैसे माजी में होते रहे।